You are watching Safi at 9 p.m. only on Facebook Live. आप देख रहे हैं सफी एट 9 p.m. सिर्फ Facebook Live पर। नमस्कार, वेलकम टू सफी एट 9 p.m. और अब आगे बढ़ने से पहले मैं ये आपके लिए रहा आज का जो टॉपिक है, वाई आर बटरफ्लाइज इंपॉर्टेंट। लेकिन बात कौन करेगा, गेस्ट कौन है? तो चलिए सबसे पहले गेस्ट जो हमारे हैं, अतिथि हैं, उनसे मिल लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, देखिए यहाँ पर 3 गेस्ट हैं और यहाँ हमारे सामने देखिए ये स्क्रीन पर ऊपर से मैं शुरू करता हूँ। डॉक्टर निधि शुक्ला मैम, आपका स्वागत है। उनके नीचे जो आप देख रहे हैं मिस्टर शैलेंद्र कसेरा, आपका स्वागत है शैलेंद्र जी। और मेरे ठीक नीचे जो सर बैठे हैं ब्लैक बोर्ड के साथ, वो हैं मिस्टर ओम प्रकाश पत्तीदार। अब मैं एक ब्रीफ थोड़ी सी बात बताऊंगा, क्योंकि देखिए आज का शो जो है इसके लिए बहुत मेहनत हुई है। जो व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं और हमारे गेस्ट को देख रहे हैं, तीन ऐसे गेस्ट हैं जो इस मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो आपके सामने स्क्रीन पर है। वाई आर बटरफ्लाइज इंपॉर्टेंट। तितलियां, अरे कोई तितलियों पे शो करता है, तितलियों पे कोई बात करता है। अरे कोई पॉलिटिकल बात करें, कोई बड़ी बात करें, कोई दुनिया की बात करें, तितली पे कोई शो करता है? बिल्कुल, आज हमने वो पेड़ा उठाया है और हम तितलियों पर ही बात करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले कि तितलियों के बारे में बात करें, और हमारे जो यहाँ गेस्ट बैठे हैं वो तितलियों को लेकर क्या एक इंटरेस्टिंग करने जा रहे हैं, उससे करने से पहले मैं चाहूंगा, मेरा अनुरोध है कि निधि जी, शैलेंद्र जी और ओम प्रकाश जी, आप अपने अपने कहां से आप जुड़ रहे हैं, ये मैंने सरप्राइज रखा, मैंने खुद नहीं बताया, आप खुद बताएं कहां से जुड़ रहे हैं और उस जगह के बारे में लोगों को बताएं कि भारत इतना बड़ा देश और इस शो में पैन इंडिया जब गेस्ट बैठते हैं तो कहां से आते हैं। प्लीज निधि जी आप शुरू करें, या नहीं ओम जी आप शुरू करें, फिर हम ऐसे ऊपर चलते हैं। जी मैं ओम प्रकाश पाटीदार और मैं भारत के हृदय मध्य प्रदेश से हूँ। मध्य प्रदेश में शाजापुर जिला एक छोटा सा स्थान है और वह इंदौर के पास है। जैसा कि आप जानते हैं कि इंदौर पूरे भारत में स्वच्छतम नगरों में आता है, तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। और इसके साथ ही मेरे शाजापुर की बात करूं मैं, शाजापुर दुर्भाग्य से जहां पर फॉरेस्ट की जो क्वांटिटी है वो 0% है, लेकिन फिर भी एग्रीकल्चरल मापदंड में काफी अच्छी प्रोग्रेस है। और हमारे पास में ही उज्जैन है, तो जिसे हम मालवा बेल्ट कहते हैं अपने मध्य प्रदेश में। और हमारे मालवा बेल्ट के बारे में एक कहावत है पुरानी कि मालव माटी तेरी यही कहानी, डग डग रोटी पग पग पानी। मतलब यहाँ भोजन और पीने के लिए पानी हर जगह उपलब्ध रहता है। ये हमारे क्षेत्र की विशेषता है। वाह वाह, बहुत बहुत स्वागत है ओम जी आपका। शैलेंद्र जी आप बताएं अपने बारे में कुछ। पीछे एक माइक्रोस्कोप भी रखा है आपका, तो मुझे मतलब वो माइक्रोस्कोप जो है ना वो ज्यादा पीछे टान रहा है। जी बताइए। हाँ सर, मैं भी मध्य प्रदेश यानी कि जो भारत का जो हृदय प्रदेश यानी मध्य प्रदेश से हूँ। और मध्य प्रदेश में जो महाकाल की नगरी है उज्जैन, उसके पास में एक जो छोटा सा क्षेत्र है नलखेड़ा, जिसे माँ बगलामुखी की नगरी के नाम से जाना जाता है। और जो एक धार्मिक क्षेत्र है जो नलखेड़ा है, यहाँ पे माँ बगलामुखी का मंदिर है, जो कि देश में पाए जाने वाले जो पीताम्बरा पीठ है उसमें से एक है। और ये मध्य प्रदेश की जो टूरिस्ट प्लेस यानी पर्यटन सूची में भी शामिल है। जी धन्यवाद, आपका स्वागत है शैलेंद्र जी। डॉक्टर निधि शुक्ला जी आप बताएं। थैंक यू सर। सर मैं विराट नगरी शहडोल से हूँ, ये भी मध्य प्रदेश में स्थित है। और यहाँ से पास में एक अमरकंटक प्लेस है जिसमें बॉटनिकल गार्डन है और साथ में ये नर्मदा जी का उद्गम स्थल है। यहाँ पर भी पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है। एक अच्छा धार्मिक स्थान भी है और यहाँ पर बॉटनिकल में पाइनस एक जो पौधा होता है वो बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसके साथ में यहाँ पर एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स, एंजियोस्पर्म्स, बहुत सारे प्लांट यहाँ पर देखने को मिलते हैं। जो साइंस के स्टूडेंट हैं उनको वहां पर ले जाया जाता है और सर्वे कराया जाता है। बहुत बढ़िया निधि जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत निधि जी। और व्यूअर्स जो आप देख रहे हैं, देखिए ये सवाल मैंने आज इसलिए थोड़े से डिफरेंट किए क्योंकि हम उन जगहों पे गौर नहीं करते जिन जगहों से हमारे गेस्ट जुड़ रहे हैं। तो देखिए कितनी
सारी चीजें सीखने के लिए। नॉलेज शो है इसका, मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि देखिए नॉलेज शो है, ज्ञान का शो है, और जो लोग जुड़कर बैठते हैं उनको मैं बार बार कहता हूं कि आप बधाई के पात्र हैं, क्योंकि ये सारा कुछ शोर शराबा छोड़कर आप किसी ज्ञान और विज्ञान की बात सुन रहे हैं, तो ये बहुत आपके लिए मतलब जो है एक आज के दौर में बड़ी बात मैं मानता हूं इसको। चलिए शुरू करते हैं। तितलियों पर आज हम क्यों बात कर रहे हैं भाई? तितलियों ने ऐसा क्या बिगाड़ दिया, ऐसा दुनिया में क्या भौचाल आ गया? बटरफ्लाई इफेक्ट जो मैथमेटिक्स वाला है उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, वो तो खैर कहने की बात है, लेकिन क्या बटरफ्लाई हमारे लिए भौचाल से कम है? मतलब किसी भी तरह का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? थोड़ी थोड़ी बातें शुरू करेंगे और एकदम ही एकेडमिक नहीं करेंगे, इसका पक्का इंतजाम है। और वही बातें करेंगे जो अगर हम आसपास मोहल्ले में बैठे हुए गोलगप्पे खा रहे होते, या शायद इस समय जिसके यहाँ जो भी मिलता है, चने मटर जो मिलता है, जो चाट बनती है, उसी तरह से हम बातें करेंगे। तो एकदम घबराइए मत, या कोई विज्ञान को जो है तोड़ मरोड़ के बहुत टाइट करके नहीं करेंगे हम, और सिर्फ ये जानने की आज कोशिश करेंगे कि तितलियों ने हमारी जिंदगी को कैसे संभाल रखा है, और उससे पहले ये कि क्या वो महत्वपूर्ण है। तो मैं शुरू करता हूं ओम जी से। ओम जी, पहला प्रश्न मैं आपसे ये करूंगा कि आपके और आपकी टीम, हम जिस टीम की बात कर रहे हैं, यानी आपके साथ और भी लोग हैं, और यहाँ शालिनी जी भी हैं और निधि जी भी हैं, के द्वारा तितली संरक्षण के लिए वहां आपके जो रीजन है वहां क्या प्रयास आप कर रहे हैं? जी सर, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, मैं एक शिक्षक हूं और मेरे विद्यालय में लगभग 1000 छात्र छात्राएं अध्ययनरत थे। उनके बीच में हम हमेशा प्रकृति के हर पहलू की बात करते हैं, चाहे तितली हो या दूसरे जीव हो, उनके संरक्षण के लगातार हम प्रयास करते रहते हैं, उनको जागरूक करते हैं। लेकिन इस लॉकडाउन में थोड़ा सा हमारा दायरा बढ़ गया। हमने इलेक्ट्रॉनिक साधनों का उपयोग किया, जिसके माध्यम से हमारे प्रोग्राम पूरे स्टेट और स्टेट से बाहर भी जा रहे हैं, बच्चे उसमें शामिल हो रहे हैं। हम लोगों ने इसके पहले कुछ, जैसे नाग पंचमी के ऊपर हमने थोड़ी सी सांप के बारे में अंधविश्वास लोगों में रहता है, कुछ लोग उसको मार डालते हैं, एक अवेयरनेस प्रोग्राम हमने मिलकर चलाया था। और उसके बाद में हमने इस मौसम में हम लोगों ने पहले खुद चर्चा की हमने कि सर, आपने सैलेन सर से पूछा मैंने कि तितलियां कब देखी थी? बोले सर तितलियां देखे वर्षों हो गए। हमने कहा अब तितलियां सबको दिखाएंगे। तो उसको लेकर हमने कुछ प्रोग्राम चलाने का प्लान किया, और सबसे पहले हम तितली बचाए धरती सजाएं एक कंपटीशन का आयोजन किया, और उसमें 3 से 4 दिन में लगभग 5000 हमारे जो लोग हैं वो जुड़ गए, बच्चे जुड़ गए, रिस्पॉन्सेज उनके आए हैं। और उसमें हमने थोड़ा सा ये रखा कि उनको थोड़े से वीडियो उनको देखने को प्रोत्साहित किया, और साथ ही उस कंपटीशन में 5 छोटे छोटे बहुत सरल सवाल उनसे पूछ करके कहा कि आप तितली का एक फोटो और एक वीडियो उसमें अटैच कीजिए। निश्चित रूप से बाद में जो फीडबैक हमने देखा, तो बच्चों ने कहा सर तितली छोड़ो, लेकिन तितली ढूंढने में मजा आ गए, और हमें अब हर कहीं तितली दिखाई देती है। और सही माने उसके बाद जब हम स्कूल आए तो हमें भी तितलियां दिखाई दे रही है। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे हमने प्रयास किए। एक हमने दूसरा प्रयास किया था सेल्फी विद बटरफ्लाई, उसमें भी हमने सेल्फी लेने के लिए, अब बहुत सारे मजा आए उसमें, क्योंकि हम जब सेल्फी के लिए कैमरा ऑन करेंगे तितली चली जाएगी, इसका मतलब हम तितलियों के पास में काफी लंबे समय रहेंगे। ऐसे और प्रोग्राम हमने एक्सरसाइज भी करवा रहे हैं उनसे, मोबाइल भी चलवा रहे हैं, और बता भी रहे हैं कि देखो तितली बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब सर उसमें नेचर और टेक्नोलॉजी दोनों को फ्यूज किया हमने, और उससे तितली संरक्षण के उनके अंदर, उनके ब्रेन में एक इमेज, एक मतलब विचार उनमें लाया। उसके बाद में हमने तितली पहचाने एक ऐसी कंपटीशन रखी कि अपनी लोकल तितलियां वास्तव में हमने पहचानते हैं, और नहीं पहचान पाएंगे तो बच्चा उसको देखे, फोटो ले, और गूगल से या किसी भी सर्च इंजन से या किसी पुस्तक की सहायता से उसका नाम पता करे। उसके बाद में हमने एक फ्लाइंग कलर कंपटीशन रखी थी, जिसमें बच्चों को अपनी इमेजिनेशन से ड्राइंग बनानी थी तितलियों की। तो तितलियों की ड्राइंग हर कहीं मिल जाती, पर उससे डिफरेंट करनी थी। ऐसे बहुत सारी एक्टिविटी। एक हमारी मेगा एक्टिविटी वो थी कि अभी जो नेशनल बटरफ्लाई कैंपेन चल रहा है, सिटीजन पोल चल रहा है, उसको लेकर अवेयरनेस के प्रोग्राम चलाना। तो हमारे बच्चों में ने लगभग 80% ने उस पर वोट किया है, और निश्चित रूप से जब वोट करेंगे तो हम जो 7 तितली जो फाइनल राउंड में आई है उनके बारे में तो जान ही लेंगे। तो ऐसे छोटे छोटे हम प्रोग्राम चला रहे हैं जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए जो लोग शहरों से, मतलब मेरे जैसे कोलकाता से शहरों में जहाँ तितली, अब आपने तितली बताई तो मैं भी 2 दिन से सोच रहा हूँ कि तितली कहाँ देखूं। मतलब कल सर मिलेगी आपको, कल मिलेगी आपको। नहीं कल आप देखिए। मतलब
सीरियसली ये मतलब एकदम आपने जो है बचपन याद दिला दिया। वो क्या कहूँ, मेरा नया बचपन या मेरा खोया बचपन, मैं इस समय कौन सी कविता पढ़ूं वो मुझे समझ खोया नहीं आ रहा बचपन, खोया Anyway, बचपन। खोया बचपन। अगले सवाल की हाँ। ओर बढ़ रहे हैं, शैलेंद्र जी हमारे साथ। शैलेंद्र जी, आपसे एक सवाल ये है कि आज बहुत सारे मुद्दे, देखिए मुद्दों की तो कमी नहीं है और कई प्रोग्राम्स उस पे होते हैं, जैसे बाघ संरक्षण पर है, जलवायु परिवर्तन, किंतु इस समय जो है ना संरक्षण अभियान के लिए जो भी आप के क्षेत्र में आप चला रहे हैं, आप तितलियों पर क्यों संरक्षण की बात कर रहे हैं? इनमें क्या खास है इस वक्त? यानी मध्य प्रदेश जैसी जगह भी अगर हम कहें तो वहां तो बहुत सारा कुछ है जिसके लिए हम कंजर्वेशन पे काम कर सकते हैं। सर, इसका मुख्य कारण यह है कि ये जो तितलियां हैं ये हमेशा से उपेक्षित रही है। जैसे आप सोच के देखिए, आप कभी किसी मूवी में देख रहे हैं जंगल का सीन, ठीक है, आप देखेंगे तो जंगल का अगर वो सीन बताएंगे तो उसमें तितलियों को जरूर बताएंगे। तो तितलियां जो होती है, इसे वैज्ञानिकों ने जो जैव विविधता यानी कि बायोडायवर्सिटी का एक सिंबल यानी प्रतीक चिन्ह माना है। और जितनी अलग अलग प्रजातियों की तितलियां होंगी, वहां की जैव विविधता उतनी ही समृद्ध होगी, यानी कि जो बायोडायवर्सिटी उतनी ज्यादा प्रॉस्परस होगी। तो तितली जो होती है बायोडायवर्सिटी यानी कि जैव विविधता की एक निशानी है। अब हम देखते हैं कि हमारे देश में जो कई तरह के जो वाइल्ड लाइफ के जो मुद्दे चलते हैं, जैसे टाइगर प्रोजेक्ट है, इसके अलावा भी करंट में जो क्लाइमेट चेंज के टॉपिक चल रहे हैं, तो इन टॉपिक पे सभी का ध्यान है, पर कुछ ऐसी चीजें जिसको मतलब जिसको कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जो तितलियां हैं वो जो फूड चेन का भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। देखा जाए तो अगर ये डिस्टर्ब होगी, मतलब ये निचले स्तर पे जुड़ी हुई है, तो इनके डिस्टर्ब होने से पूरी फूड चेन और जो फूड वेब पूरा डिस्टर्ब हो सकता है। तो इसके बिल्कुल साथ में जी, जो इकोसिस्टम हाँ है पूरी तरह से डैमेज हो जाएगा। तो जी, बिल्कुल। ये इकोलॉजिकल देखिए, बैलेंस को बनाए रखने के लिए बहुत ये बात जरूरी आपने है। बहुत अच्छी याद दिलाई। देखिए, हम लोग जो फूड चेन में कहीं आगे पीछे जा भी बैठे हैं, अब हम तो खाना खा लेते हैं, याद ही नहीं रहता कि फूड चेन कहाँ चल रही है। अब आपने ये एक बहुत अच्छा, मतलब एकदम आपने स्कूल वाली साइंस फिर से याद दिला दी। अब वो फूड चेन में मतलब तितली कहाँ बैठी होगी, अब मैं वो देख रहा हूँ कि उसको कहाँ बनाया जाए, या तितली को हम ऊपर बैठा दें और मैं नीचे बैठ जाऊँ कि मुझे खा लो, तुम बच जाओ हाँ। खैर वो तो मजाक की बात हुई। लेकिन ये आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट उठाया कि देखिए दर्शकों, आपने और हमने जिस तरह हम अपना जो जीवन चला रहे हैं, ये फूड चेन आपने जरूर पढ़ा था स्कूल के समय, आपको याद होगा। आज उस फूड चेन को आप याद कीजिए और तितली वो कहाँ बैठती है, आप भी इसको सोचने की कोशिश कीजिए। हमारे साथ यहाँ 3 जो गेस्ट बैठे हैं वो तितलियों को लेकर इतना काम कर रहे हैं कि वो भी एक फूड चेन बनाकर बता सकते हैं कि कहाँ बैठी है। लेकिन आप सोचिए कि फूड चेन में तितली कहाँ आती है और क्यों इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा ना थोड़ा क्विजिकल माइंड भी करें। आज तितलियों पे बात हो रही है, जरा खुल के बात करें। तितलियों को एक समय हम दे सकते हैं 30-40 मिनट जिंदगी में कुछ अपना उनके लिए भी, क्योंकि वो हमारे लिए इतना कुछ कर रही हैं। तो निधि जी, डॉक्टर निधि शुक्ला, आपसे एक मेरा सवाल ये है कि क्या कारण है कि पहले की तुलना में आजकल जो तितलियां हैं वो एकदम, पहले की तुलना में ये कह सकता हूँ कि 10 वर्ष, 20 वर्ष, 50 वर्ष तो मेरी उम्र नहीं है, लेकिन 10-20 वर्ष तो ऐसा लगता है क्या, या सचमुच तितलियां कम हैं? नहीं, सचमुच में तितलियां कम हो गई हैं। और जब हम पहले जब छोटे थे तो हमारे आसपास तितलियां मंडराती हुई नजर आती थी, वो अब हमें ढूंढना पड़ रहा है। और पहले बच्चे उनके पीछे पीछे खेल खेलते थे, पर अब जो आसपास के नजारे होते हैं उनमें तितलियां कभी कभार दिखाई देती हैं। जैसे हमने ये प्रतियोगिता ऑर्गेनाइज की तो हमें ध्यान में आया कि हाँ, तितली को भी देखना है, और फिर इक्का दुक्का तितली नजर आती है। अभी हम अपने विद्यालय की बात करें या आसपास की बात करें तो हमें बहुत कम तितलियां नजर आती हैं। इसका एक रीजन ये है कि बढ़ता हुआ जो पॉल्यूशन है, ये बहुत कहीं जिम्मेदार है इसके लिए। ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या, पॉल्यूशन जैसी समस्या, और फिर अगर हम अपने शहरीकरण की बात करें तो ज्यादातर जंगलों की कटाई हो चुकी है, पेड़ पौधों का बहुत मतलब कम मात्रा में लगना हो चुका है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि गाँव में पहले बहुत हरियाली हुआ करती थी। गाँव में जो हरियाली होती थी, अब उसमें रासायनिक खाद और कीटनाशकों का प्रयोग बहुत होने लगा है। ये भी एक कारण है तितलियों के कम होने का। साथ में आपने ध्यान दिया होगा कि शहरों में भी अपन लोग जो गार्डनिंग करते हैं, बगीचा लगाते हैं, वहां पर हम लोग सजावटी पौधे तो इस्तेमाल करते हैं, हाइब्रिड प्लांटों का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिसमें मकरंद की कमी होती है। और तितलियों का मेन भोजन तो रस चूसना है ना। अगर हम उनसे उनका घर छीन लेंगे, उनसे उनका भोजन छीन लेंगे, तो फिर वो जीवित कैसे रहेंगी? उनकी संख्या तो ऑब्वियसली कम हो जाएगी। और यही कारण है कि आजकल शहरों में भी और गाँवों में भी जो कीटनाशक और रसायन
और प्लस हाइब्रिड प्लांट, जेनेटिक मॉडिफाइड बीजों का इस्तेमाल हो रहा है। ये सब मुद्दे हैं जिसके कारण तितलियों की संख्या वाकई में बहुत कम हो गई है। अब हमें उन्हें ढूंढना पड़ता है, पहले हम उनके पीछे भागते थे पकड़ने के बिल्कुल लिए, बिल्कुल बहुत ढेर सारी बिल्कुल। तितलियों। जी जी, तितलियां पकड़ने मैं सुबह शुरू करता हूँ, मैं देखूं कहाँ से शुरू करूं, मतलब मेरे आसपास तो कोई तितलियां दिख नहीं रही हैं कहीं। अब आपने ये जो है ना, वो क्या कहते हैं, वो कीड़ा जो है ना, किसको कहते हैं, कीड़ा काटने लगता है वो, जो उसी तरह से कुछ मुझे फील हुआ। तितली अब ढूंढ के रहना है मुझे, कल कल नहीं परसों। कोलकाता एक में छोटी बॉटनी सी सर, जी ओके सर, कोलकाता में बॉटनिकल गार्डन चले जाइए, वहां मिलेगी बस। एकदम नहीं नहीं, 100% हमारे जी जी, इधर शहर के बीच में भी तितलियां आती हैं, हाँ लेकिन वो एक आती पार्कों में है। पर्टिकुलर एक फेज होता है जब तितलियां दिखती हैं या जी आती हैं, और फिर वो इतनी जानकारी मुझे भी नहीं है, लेकिन आज मैं आपकी इस शो से मैं जरूर सीखूंगा तितलियों के बारे में, इतनी पक्की बात है। मैम आप कुछ तितलियों कह रही हैं? हाँ जी, तितलियों की कमी हाँ की बात आई है तो एक छोटी सी हाँ स्टोरी सुनाती हूँ जो कि बच्चों के लिए है और बच्चों जी को बहुत अट्रैक्ट भी करेगी और उन्हें समझाएगी। एक छोटा सा बगीचा था, बच्चे खेल रहे थे, छोटे छोटे बच्चे थे, उन्हें तो प्रकृति की सुंदरता जो तितली होती है वो सबसे ज्यादा बच्चों को भी भाती है। बच्चे उसके पीछे पीछे भाग रहे थे, सोच रहे थे क्यों ना हम इसे हाथों से पकड़ लूं, इसे अपने हाथों में रख लूं तो बहुत प्यारी लगेगी। तो जब वो दौड़ रहे थे और तितली आगे आगे भाग रही थी, तो तितली मन में सोच रही थी, अरे बाप रे, आज तो बच्चे पीछे पड़ गए हैं, आज तो मैं जिंदा ही नहीं बचूंगी। पर वो भागे जा रही थी। जब भाग रही थी तो एक बच्चे के हाथ में एक तितली आ गई और उसका पंख टूट गया। उसे बहुत दर्द महसूस हुआ, लेकिन उस दर्द को वो बच्चा महसूस नहीं कर रहा था, वो तितली महसूस कर रही थी। तितली को गुस्सा भी बहुत आया कि इस बच्चे को समझ भी नहीं आ रहा है कि मुझे कितना दर्द महसूस हो रहा है। उसने तितली ने उस बच्चे से कहा कि मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, तुम भी तितली बन जाओ, तब तुम्हें मेरा दर्द समझ में आएगा कि मेरे पंख जब टूटते हैं ना तो मुझे बहुत कष्ट होता है, और जब कोई इतनी छोटी छोटी सी हरकतें करके, तो नाजुक कली हूँ, जल्दी से टूट कर मुरझा जाती हूँ। अब क्या था, बच्चा तितली बन गया और उसके जो दोस्त भाग रहे थे ना, उन्होंने उस बच्चे को जो तितली बन चुका था उसे पकड़ लिया। तो उस बच्चे के पंख टूटे तो उसे महसूस हुआ और उस दर्द को उसने पहचाना। तितली से कहा कि मैं वाकई मानता हूँ कि हमारी छोटी सी नादानियों से तुम्हें कितना कष्ट पहुंचता है, तुम ऐसे जीवित से मर जाती हो, इसलिए आज के बाद ये गलती कभी नहीं होगी। और फिर तितली ने क्या किया, अपना श्राप वापस ले लिया। तो अरे बच्चों को यही सीख देना बहुत चाहती हूँ। बहुत धन्यवाद, एक ऐसी स्टोरी सुनाई है, मतलब मैं भी सीख ले रहा हूँ और मुझे भी थोड़ा सा इमोशनल फील हो रहा है। तितली और उसके बाद मैं आगे बढ़ रहा हूँ शो में, भावुक होना ठीक नहीं है एक्चुअली। जो इमोशनल बाकी नहीं लोग होना। देख रहे हैं शायद वो भी भावुक हो जाएं। मैम ने दो बातें कह दी, एक तो ये, और इससे पहले भी एक बात और कही थी थोड़ी देर पहले, उसमें उन्होंने जंगल को लेकर कुछ क्या कहा था, उसमें भी इमोशनल हो गए। मैम ठीक है, थोड़ा थोड़ा कहिए मैम, एक साथ आप कह देंगे तो फिर भावुक हो जाएंगे। खैर एनीवे, बट इट्स अ गुड स्टोरी, गुड मॉरल स्टोरी। जो दर्शक देख रहे हैं आप ये सुना सकते हैं संरक्षण की, कंजर्वेशन के एतबार से दिस इज अ गुड स्टोरी, बच्चों को समझाने के लिए बहुत अच्छी स्टोरी है। आगे बढ़ रहे हैं। सेकंड सवाल ओम प्रकाश जी आपसे है मेरा कि तितली के संरक्षण की दिशा में बहुत सारा प्रयास हुआ है, आप भी प्रयास कर रहे हैं और सार्थक प्रयास हो रहे हैं इसके लिए, लेकिन तितली से के अतिरिक्त जो पतंगे यानी मोथ, MOTH, इसके संरक्षण के संबंध में एग्जैक्टली क्या हो रहा है? मतलब ये हम नहीं सुनते लगभग, मतलब मुझे ऐसा लगता है मैं नहीं सुनता, हो सकता है इस पे कुछ हो रहा, तो इस पे अगर कोई जानकारी हो तो बताएं। जी सर, आपने तो ऐसा सवाल पूछ लिया कि तितली दिन का समय बांटे हुए और पतंगे रात का समय, दोनों लगभग एक ही कैटेगरी में आते हैं। लेकिन हम संरक्षण में बात किसकी करते हैं? जिसपे संकट है, जिसकी संख्या में हमें लग रहा है कुछ न कुछ संख्या कमी हो रही है। तो आज पतंगों के साथ में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि उनका जो रंग है वो बहुत ज्यादा रंगीन नहीं होता है, तो वो पेड़ों पर आसानी से अपने दुश्मनों से बच जाते हैं, तो उनकी संख्या मेंटेन की हुई है। दूसरा, उनमें जो प्रोडक्शन की जो दर है, उनका जो प्रजनन की दर है वो ज्यादा है, तो उनकी संख्या में कोई बहुत ज्यादा कमी नहीं आई है। तितलियां आकर्षक होती है, चटकीले रंग की होती है, वो दुश्मनों की नजर में जल्दी आती है, खासकर जैसे हम लोग पतंगों को नोटिस नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनका कलर हाँ बैकग्राउंड से मैच कर जाता है, तो उनकी संख्या पर्याप्त है। और यदि ऐसा आने वाले समय में डेटा आएगा तो उसके लिए भी आप और हम बेड़ा उठाएंगे कि हम चर्चा करें। फिलहाल हम उड़ते हुए कलर, फ्लाइंग कलर्स पर ही इस समय हमने फोकस किया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये मतलब एक देखिए, हर हर सवाल में या हर जवाब में एक तय है, एक लेयर है, और हम उसको एक्सप्लोर करते जा रहे हैं। तो दर्शक अगर आप सुन रहे हैं तो देखिए,
मुझे लगता है कि आपको भी थोड़ा बहुत इसमें आनंद आ रहा होगा, दिलचस्पी आ रही होगी कि तितलियां क्यों महत्वपूर्ण है, और एक एक सवाल जो हम इसको आगे बढ़ रहे हैं लेके, ताकि हम इसके बारे में और जान सके। शैलेंद्र जी, आपसे एक मेरा सवाल ये है कि चलिए एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन, क्योंकि हम इकोसिस्टम की और फूड चेन की ये दो शब्द हम लोगों ने टच कर लिए हैं। अज्यूम करें, देखिए बहुत सारी स्पीशीज एक्सटिंक्ट होती हैं, मतलब वो स्पीशीज के हिसाब से। अब तितली का तो खैर जीवन ही अलग है, जिस पर अगर आप और इस पे थोड़ा सा अगर रोशनी डालेंगे तो हमें और समझ में आएगा जब हम उसकी बात करेंगे, उसकी लाइफ साइकिल की बात करेंगे। लेकिन हाइपोथेटिकली, हो सकता है मेरा ये बचकाना सवाल है, लेकिन बच्चे भी हो सकता है यही सवाल घर पे पेरेंट्स से कर रहे हो, अगर तितलियां पूरी तरह से खत्म हो जाएं तो क्या होगा? सर, इसमें हम शुरुआत से समझते हैं कि तितलियों का जो काम होता है, तितली जो होती है ये जो फूलों का जो नेक्टर यानी जिसे मकरंद भी कहा जाता है, आम बोलचाल की भाषा में कहा जाता है कि जो तितली होती है वो फूलों का रस पीती है। तो जैसे वो फूलों पर बैठती है तो उनके शरीर पर और उनके पैरों पर जो फूल के जो पोलन ग्रेन्स यानी कि जो परागकण उस पर चिपक जाते हैं। अब इसके साथ जैसे तितली दूसरे फूल पर जाकर बैठेगी तो वो परागकण एक फूल से दूसरे फूल पर जाएंगे। इस तरह से परागण नाम की क्रिया होती है जिसे पॉलिनेशन भी कहा जाता है। ज्यादातर ये सिर्फ स्कूलों की किताबों में पढ़ा होगा। तो पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है। जब पॉलिनेशन होगा तभी फूल से फल बनता है, बिना पॉलिनेशन के फूल से फल नहीं बन पाता है। तो पॉलिनेशन की प्रोसेस होगी, उससे फूल से फल बनेगा। खाने की बात आई शैलेंद्र जी, अब जब खाने की बात आई, अब लोगों को मेरे ख्याल से जो लोग देख रहे हैं, दोस्त यार हमारे सब साथ जुड़ रहे हैं, जो दर्शक आदरणीय जुड़ रहे हैं, देखिए अब कहानी जो है ना, ट्विस्ट कहानी में यहाँ आता है। अब तक तो आपने सुन लिया बचाओ ये है, फूड चेन है, लेकिन अब पहली चीज जो है आपके जीवन की यहाँ शुरू है वो फल। तो जैसे कि शैलेंद्र जी बता रहे हैं कि पॉलिनेशन की जो क्रिया है कि उसके कैसे शैलेंद्र जी, वो क्या उसके पैरों में लगता है पॉलिनेशन में जो प्रोसेस है जी, पैरों में वो लगता है, मकरंद पॉलिन जो है पैरों में लगता है या प्रोबोसिस जी। अच्छा, फिर वो उड़ती है दूसरे फूल पर, तो ये परागकण जो होते हैं इसके द्वारा होता है जी। तो फूल से जो फल बनने का जो क्रम है वो होता है, इसको साधारण तौर पर इस तरह से जी कंटिन्यू करें। आप कुछ बता रहे थे तो भैया, फल नहीं मिलेगा, देख लो, अगर आप बाद में जैसे फूल नहीं हो तो फल नहीं मिलने वाला है। हाँ, कोलकाता वालों को गुलाब, अब जो फल होता है सफेद जी, फल के अंदर से निकलते हैं कोलकाता वालों को रसगुल्ला और खाने की चीजों में बड़ा मजे आते हैं। अरे सर, हमारे शहर आप आइए और देखिए, कोलकाता में हमारे पास मतलब सारा देश रहता है कोलकाता में। मैं एक लाइन जी जी, अच्छा ठीक है, हाँ चलिए आगे जी। शैलेंद्र जी, आप अपनी बात। रसोगुल्ला में बीज नहीं निकलता है रसोगुल्ला में बीज नहीं निकलता है तो इसका पेड़ नहीं लगा सकते। तो ये जो फल बनता है, अब फल के अंदर से बीज निकलता है। अब जो बीज होता है, जैसे जानवर, जैसे मान लेते हैं कि बंदर जानवर जैसे पे खा लेते हैं, फलों को खाते हैं, तो बीज समेत ही उसको खा लेते हैं। अब उनके जो वेस्ट मेटल निकलता है, तो वेस्ट मेटल के साथ जो उनके बीज होते हैं, बीज जो कड़क होने के कारण वो डाइजेस्ट नहीं हो पाते हैं, और ये जब इनके वेस्ट मेटल के साथ बाहर निकलते हैं तो ये क्या होते हैं, धीरे धीरे उगने लगते हैं, और इसी से ही पेड़ और पौधे बन जाते हैं। तो देखा जाए तो जो बड़ा पूरा जंगल होता है वो जंगल इनकी ही देन होता है। अब मान लेते अगर तितली नहीं होगी तो फूल से फल नहीं बन पाएंगे, क्योंकि पॉलिनेशन नहीं होगा। पॉलिनेशन नहीं होगा तो फल नहीं बनेंगे, फल नहीं बनेंगे तो बीज नहीं बन पाएंगे, और बीज नहीं बन पाएंगे तो फिर जो ये जंगल होते हैं, ये जंगल बनना फिर संभव नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से जो जंगलों की देखा जाए तो जो विस्तार होता है, और हम जानते हैं कि जो ये जंगल होते हैं ये हमारी पृथ्वी के फेफड़े हैं, इसी से हमको ऑक्सीजन मिलती है, ठीक है। तो धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल बढ़ने लगेगा। अब ये लेवल अगर बढ़ने लगेगा तो उसके साथ में जो ग्रीन हाउस गैसेज जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अदर जो दूसरी गैसेज, इसके साथ में ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने लग जाएगी। ग्लोबल वार्मिंग जब बढ़ेगी तो इसके साथ में जो आर्कटिक है और जो पोलर रीजन की बर्फ पिघलने लगेगी। बर्फ पिघलने से फिर ये बाढ़ आने लगेगी। अब देखा जाए तो विश्व के जितने भी बड़े बड़े शहर हैं वो सब समुद्र किनारे या फिर वाटर बॉडीज के किनारे हैं। तो देखा जाए तो इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। और साथ में फूड चेन यानी कि जो इकोसिस्टम पूरी तरह से डैमेज हो जाएगा। तितलियां बचा ही लेते हैं सर। और सोचिए एक छोटा सा जीव कितना इम्पोर्टेंट है। हाँ जी मैम, जी जी। अच्छा मैम, छोटा सा जीव, हाँ जी हाँ जी, छोटा सा जीव, उसी जीव पर मैं आ रहा हूँ, जीव पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। उस जीव को जानने के लिए अभी भी हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं, और ये सारे दर्शक सीरियस हैं, इसलिए जुड़े, ये मैं पक्के कॉन्फिडेंस से, क्योंकि हर शो में मैं देखता हूँ कुछ लोग हैं वो हमेशा जुड़े रहेंगे आखिर तक।
एनीवे मैम, अगला सवाल ये है, हम्म। अब ये सारी जो है बात हमने कर ली कि तितलियां इंपॉर्टेंट है, इकोसिस्टम वगैरह, और भी इस पर आगे सवाल कर लेंगे या इस पर और जानेंगे। लेकिन इसमें सवाल ये आता है कि जो दर्शक जुड़े हैं, आप हम जो जुड़े हैं, विशेषज्ञ तो देखिए वो अपने हिसाब से इस कंजर्वेशन को देखते हैं, लेकिन आम लोगों में, यानी मैं भी उसमें आम लोग ही हुआ क्योंकि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, विशेषज्ञ नहीं हूँ इसके बारे में, तो अगर मैं तितली को कंजर्व करना चाहता हूँ, या बच्चों में अगर इस तरह की जागरूकता हमें करनी है, पॉपुलराइज करना है कि भाई सेव बटरफ्लाइज या कंजर्व बटरफ्लाइज इज अ बेटर वर्ड, क्या करना चाहिए? आम लोग इसमें कैसे शामिल हो सकते हैं? बहुत आसान है, बहुत आसानी से हम इसे बचा सकते हैं, इसे संरक्षित कर सकते हैं। करना कुछ खास नहीं है, बस थोड़ा सा प्रयास करना है। प्रयास ये करना है कि हम अपनी बालकनी में या घर के आसपास, खेत में, या जहाँ स्कूल कैंपस में, जहाँ कहीं भी आपको सुटेबल जगह लगती है, वहां बगीचा लगाना है तितलियों का बाग। इस बगीचे में ध्यान ये रखना है कि तितलियां जो होती हैं, व्यस्क तितलियां, वो फूलों का रस पीती हैं, और जो कैटरपिलर्स होते हैं वो एक विशेष प्रजाति की तितलियां एक विशेष प्रजाति के पौधों पर ही अंडों को जन्म देती हैं। तो हमें अपने बगीचे में 2 तरह के पौधे लगाने हैं। एक तो वो लगाना है जिसमें जैसे गेंदा हुआ, गुड़हल हुआ, कनेर हुआ, चांदनी हुई, तो एक्सोरा हुआ, पेंटास हुआ, रायमुनिया हुआ, लेंटाना जिसे कहते हैं। तो इस तरीके के पौधों के जो फूल होते हैं उनमें रस ज्यादा होता है, मकरंद ज्यादा होता है, जो तितली का मुख्य भोजन होता है, जिससे तितली आकर्षित भी होती है, उसमें सुगंध भी होती है। और कुछ बगीचे में इस प्रकार के पौधे भी लगाने हैं जिसमें कैटरपिलर्स ग्रोथ करते हैं, उनके अंडे वहां पर वो जन्म देती हैं, उसके पत्तों को वो कैटरपिलर्स खा के ग्रो करते हैं, डेवलप होते हैं। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि अपने बगीचों में मदार, नींबू, इस प्रकार कृष्ण कमल, तो ऐसे अगर हम पौधे लगाएंगे वहां ज्यादा से ज्यादा संख्या में, तो वहां पर तितलियां अपने आप आकर्षित होकर आएंगी, उनकी संख्या में अपने आप बढ़ोतरी होने लगेगी। बस ध्यान हमको ये रखना है कि जो भी बगीचा हम तैयार करते हैं वो बहुत छोटा सा भी होगा तो चलेगा, लेकिन उसमें किसी भी प्रकार का रसायन ना हो, किसी प्रकार का कीटनाशक ना हो, और कोशिश ये करनी चाहिए कि हाइब्रिड प्लांट या सजावटी पौधे ना हो, क्योंकि उसमें मकरंद की मात्रा ज्यादा होगी, और कीटनाशकों के जो प्रयोग से उनके जो अंडे होते हैं वो डेवलप नहीं हो पाते, ग्रो नहीं कर पाते, और अगर किसी तरह से ग्रो भी कर जाते तो कैटरपिलर्स नहीं वो ग्रो कर पाता, तो तितलियों का विकास नहीं हो पाता, उनकी संख्या में बढ़ोतरी नहीं हो पाती। बस ये छोटे छोटे से प्रयास करके, हम छोटी छोटी सी कोशिश करके तितलियों को संरक्षित कर सकते हैं, और अनजाने में ही सही हमारे घर की बालकनी में एक शुद्ध हवा, अच्छा एटमॉस्फेयर तैयार हो जाएगा। हमको आसपास बस विशेष ध्यान रखना है कि वहां पर कचरा वगैरह ना जलाएं या गंदगी ना फैलाएं, तो जल्दी ग्रो करेगा, और अच्छा सा शुद्ध वातावरण हमें भी मिलेगा, जो मन को भी प्रफुल्लित करेगा और तितलियों को भी आकर्षित करेगा। और जब आपके उस छोटे से बगीचे में तितलियां नजर आएंगी ना, तो आप सुबह सुबह अपना सारा तनाव भूल जाएंगे, तो आपकी आधी से ज्यादा बीमारी तो तभी दूर हो जाएगी। मैम आपने तो सब जोड़ दिया, उसमें स्वास्थ्य भी जोड़ दिया, उसमें एनवायरनमेंट भी जोड़ दिया। मेरे ख्याल से बहुत अच्छा ये कंजर्वेशन के लिए पॉइंट ऑफ व्यू है जो आपने बताया, कि माहौल और उसके बाद वातावरण, सारी चीजें इसमें हो गई। और लेकिन इसमें एक चीज, क्योंकि सवाल मेरे मन में अभी आ रहा है कि क्या ऐसा होता है कि तितलियों के लिए जो पेड़ लगाए जाते हैं उससे हटकर वो बाकी पेड़ों पर भी, पौधों पर नुकसान पहुंचता है, या उसको भी कैटरपिलर खा सकते हैं, ऐसा कुछ है? बिल्कुल खा सकते हैं, उसको भी कैटरपिलर खा सकते हैं। जैसे वो तिली का पौधा होता है, खेतों में धान होती है, गेहूं की बालियां होती हैं, उस पर भी तितलियां होती हैं। आज ही मैंने मेरे घर में आसपास कैंपस में बाड़ी लगी हुई है, तो मैं वहां पर गई थी, वहां पर भी मैंने देखा कि एक झुंड के झुंड में तितली बैठी हुई थी। और ओम प्रकाश पाटीदार सर हमेशा मुझे पूछते हैं, आज आपने तितली देखी, ये गतिविधि संचालित हो रही है तो आपने तितली देखी? रोज उनसे कहती थी तितलियां नजर नहीं आ रही है मुझे, तो वाकई सही बात, नजर नहीं आ रही थी। हाँ, लेकिन अब नजर आई और एक झुंड में नजर आई, तो मुझे लगा कि कुछ खास पौधे ऐसे होते हैं जिसकी खुशबू से वो आकर्षित होती है और वो एकत्रित हो जाती हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो उनको ग्रो करने में मदद करते हैं। तो विशेष प्रजाति के पौधों के को लगाने से उनकी संख्या में बढ़ोतरी होती है, ये थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ये महत्वपूर्ण आपने ये पॉइंट उठाया कि किस तरह से हम मतलब वो बैल्कनी हो या छत पर हो पेड़ या कहीं भी हो, उसको किस तरह से कंजर्वेशन में एफर्ट ले सकते हैं। ओम प्रकाश जी, आपके लिए एक सवाल मेरे पास ये था कि देखिए, तितलियों की जब हम बात करते हैं तो इनके नाम ऐसे क्यों हैं? प्लेन टाइगर, और एक मैंने देखा था
स्ट्रिपर टाइगर, कॉमन क्रो, टाइगर, ऐसे कुछ नाम है। और इनके पीछे ये क्या इस तरह के नाम हम क्यों रखते हैं? मतलब कोई खास कारण है या सीधे साधे नाम भी तो रख सकते हैं? मतलब कुछ उसको बहुत ही एक ऐसा रूप देना है टाइगर, और ये सब हम क्यों कहते हैं? बड़ा अच्छा सवाल सर आपका। वास्तव में क्या इसके नाम के पीछे एक कहानी ये है कि हम लोगों का इग्नोरेंस, हम लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया। इनके जो नाम जो आए हैं वो बेसिकली जो अंग्रेजों के समय जो मिलिट्री के ऑफिसर थे और शिकारी थे, वो जंगलों में जाते थे। जैसे मैं टीचर हूँ, आप पत्रकार हैं, तो हम उसी तरह के नाम देखेंगे जो हम जिसमें हम डेली हम रहते हैं। तो उस समय शिकारियों ने उनके नामकरण करे थे, आर्मी ऑफिसर्स ने नामकरण करे थे, इसलिए स्ट्रिप्ड टाइगर, कॉमन क्रो ऐसे नाम आए थे। बाद में साइंटिस्ट ने जब उसकी स्टडी की तो साइंटिफिक नेम उनके उपलब्ध है। जबकि इनकी स्टोरी इतनी अच्छी है, इतनी रोचक है कि आप एक तितली का जीवन चक्र देखें यदि, तो उसमें शुरू में अंडा आएगा, मतलब पहिया मान ले हम। अच्छा, इस चीज पे मैं आपको रोक रहा हूँ सर। ये वाली कहानी ये बच्चों के लिए, ये पार्ट आप देखिए, जो लोग देख रहे हैं इस वक्त ध्यान रखिएगा। अभी 9:30 पे इस क्लिप में, यानी क्लिप के 30 मिनट्स 48 सेकंड पे ये कहानी शुरू हो रही है। अगर आपको बच्चों को सुनानी है या बड़ों को भी सुनानी है, तो ये मैं अनुरोध कर रहा हूँ ओम प्रकाश जी से कि जो लाइफ साइकिल है तितली, उसके बारे में बताएं। शो के 31वें मिनट पे ये पोर्शन आप सुन रहे हैं। जी जी। जैसा मैंने कहा कि तितली की लाइफ साइकिल बड़ी बड़ी रोचक होती है। हम कहे उनका अंडा होता है, अंडे से इल्ली नुमा रचना बनती है जिसे कैटरपिलर बोलते हैं, और उससे बनती है उड़ने वाली तितली। अर्थात उसके जीवन चक्र में पहिया मतलब अंडा मान ले, रेलगाड़ी मतलब कैटरपिलर मान ले, और हवाई जहाज मतलब तितली मान ले। तीनों स्टेज उसकी होती है। और मैं बता दूं, आपको स्टडी करना हो कोई सा भी इंसेक्ट है, उसकी लाइफ में अंडा, कैटरपिलर, प्यूपा और एडल्ट, यदि आपको स्टडी करना अपने घर में, तो मेरे पास एक बोतल है ऐसी ऐसी आप छोटी सी बोतल ले लीजिए, और हम शुरुआत करेंगे। इसमें केले का टुकड़ा डाल देंगे। केले का टुकड़ा डालने के बाद में इसको हम कहीं रख देंगे। तो इसमें फ्रूट फ्लाई जैसे बोलते हैं हम, ड्रोसोफिला मक्खी आएगी, छोटी सी मक्खियां, 10 से 12 मक्खी आने के बाद में इसमें आप कॉटन का प्लग लगा दीजिए, छोटा सा ऐसे ऐसे प्लग लगाने के बाद में इसको इसमें 4 या 5 मक्खी को रोक के ऐसे रख दीजिए, ताकि उनमें हवा उसमें जाती रहे। उसके बाद में देखेंगे आप थोड़े दिन बाद में वहां पर इस पे ड्रॉपलेट्स आ गए, मतलब वो उस मक्खी के फ्रूट फ्लाई के अंडे आ गए। फिर देखेंगे आप 4-5 दिन बाद में इसमें कैटरपिलर मतलब इल्ली जैसी स्ट्रक्चर इसमें घूमेगी, वो उसकी अगले स्टेज आ गई। बाद में वो इल्लिया एक स्तन पर फिक्स हो जाएगी, उसको बोलते हैं प्यूपा स्टेज। और थोड़े दिन बाद में इसमें बहुत सारी मक्खियां जिसे हम फ्रूट फ्लाई कहते हैं वो उसमें दिखाई देगी। बिल्कुल यही का यही जीवन चक्र आप तितली में ले लें, मौत में ले लें, जो भी इंसेक्ट है सब में रहेगा। आप उसकी स्टडी कर सकते हैं, बड़ा रोचक लगेगा। इस बॉटल के माध्यम से आप सिर्फ 10 से 12 दिन में फ्रूट फ्लाई की लाइफ साइकिल को स्टडी कर सकते हैं। तो अच्छा, ऐसे हम इनका इसमें सर फल को क्या बदलना भी पड़ेगा या उसी में उसको एक बार रख के छोड़ दें? हाँ, हम जस्ट पहले हमने इसमें बनाना रखा, बाद में हमें लगता है कि फंगस आ रही है तो उसको बदल देंगे हम, क्योंकि उस समय कैटरपिलर ऐसे करेंगे तो नहीं गिरेंगे वो, और चेंज कर देंगे उसको ताकि उनको फ्रेश भोजन मिलता रहे। और 10 से 15 दिन में उनकी पूरी लाइफ साइकिल इसमें कंप्लीट हो जाएगी, अंडे से लेकर के वो एडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ऐसे हम स्टडी कर सकते हैं और बड़ा रोचक जानकारी इससे प्राप्त हम कर सकते हैं। बिल्कुल। देखिए, हम अपने अपने घरों में जो हमारे बच्चे हैं या किड्स हैं आज क्या कर रहे हैं, आप देखें अपने घर में। आप जो इस वक्त दर्शक देख रहे हैं, बताइए जो बच्चे अभी घर में वो इस वक्त क्या कर रहे होंगे? मेरा जो अनुमान है, या तो मोबाइल होगा उनके हाथ पर, बिल्कुल, या कहीं टीवी देख रहे होंगे, या हो सकता है अगर परीक्षा ऑनलाइन या कुछ इस तरह का सिस्टम कहीं कहीं पे चल रहा है तो कुछ बच्चे पढ़ भी रहे होंगे। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि पैंडेमिक से हम जूझ रहे हैं तो सारे बच्चों को एक लाइन में नहीं खड़ा करेंगे, तो हर तरह के हैं। लेकिन मैक्सिमम जो समय गुजर रहा है, अब तो खेलने का भी इस वक्त जो है पूरा खुलकर खेल भी नहीं सकते, क्योंकि जो एक वो है हमारा पैंडेमिक को लेकर के हमने अपने आप को जो है एक सीमित किया हुआ है एक्टिविटीज में। तो घर पे अभी क्या क्या किया जा सकता है मोबाइल के अलावा? तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन, जिसमें ना केवल हम एक तरह की हॉबी भी है और जानकारी भी मिल रही है, साथ में नेचर को भी समझ रहे हैं, तितलियों को भी समझ रहे हैं, तितलियां नहीं तो किसी इंसेक्ट की लाइफ को तो जरूर समझ रहे हैं। बिल्कुल जी। तो ये देखिए, अंत में एक काम का जो है एक सुझाव आपके लिए यहाँ मौजूद है। तो हम भी जिस तरह से सारी चीजें एक लाइफ साइकिल होती है, हमारे शो की भी लाइफ साइकिल है, हम अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए हैं। इसमें जो आखिरी में जो मैं ये चाहूंगा सर आपसे और मैम आपसे, कि इसको जो क्लोजिंग नोट कहते हैं,
आपको जो भी अगर इस पर कहना है कंजर्वेशन पर। अच्छा, एक चीज और कोई भी आप में से बता दीजिए कि आप क्या है जो ये तितली वाला सेल्फी कॉन्टेस्ट है ये क्या है, ताकि जो भारत में और भी जगह से लोग देख रहे हैं उन्हें भी ये मालूम हो ये क्या कॉन्टेस्ट है, कब तक है, क्या करना है। तो ये एक बटरफ्लाई कॉन्टेस्ट आपको भी इसमें हो सकता है, अगर सर आप ये जो प्रतियोगिता हमने रखी है, जी वो हाँ, अपने आप सुन इलाके पा में रहे इस तरह का कंपटीशन या कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज कर लें और हाँ। अच्छा कंजर्वेशन। जी बताएं सर। हाँ सर, इस प्रतियोगिता में हमने ये बच्चों के लिए इसलिए रखी है, अभी कोविड-19 की वजह से ज्यादातर बच्चे अपने घरों में कैद थे। अब ऑनलाइन क्लासेस चल रही, पर देखा जाए तो उनके पास कुछ करने के लिए कुछ काम नहीं है। तो इस तरह से बच्चे जो बायोडायवर्सिटी से जुड़ेंगे और भी जो ये बटरफ्लाईज है इनको देखेंगे, स्टडी करेंगे, तो देखा जाए तो उनके घर पे ही अपनी जो एक लैब है, जो अपनी घर नुमा लैब में ही स्टडी करने लगेंगे। और कई तरह की देखा जाए तो अब जब उनका बटरफ्लाई में इंटरेस्ट आएगा तो उसमें भी कई तरह के टॉपिक सर्च करके, जैसे वो अपने घर में चाहे तो एक छोटा सा जो बटरफ्लाई के लिए एक छोटा सा गार्डन बना सकते हैं, जिसमें कुछ गमले में पौधे इकट्ठे करके, और ऐसे पौधे जिनमें नेक्टर ज्यादा होता है, ऐसे पौधे वाले जो फूल लगाकर वो अपने घर पे मतलब इनको स्टडी कर सकते हैं। तो देखा जाए तो हमारा उद्देश्य ये है कि बच्चे अभी से ही मतलब एक छोटू साइंटिस्ट बनकर रह जाए। जी जी तो इस तरह से स्टडी करेंगे और साथ में कोविड-19 में जो बच्चे बोल रहे हैं ये भी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। ये जो कंपटीशन है बटरफ्लाई सेल्फी वाला, ये कब से कब तक चलेगा, क्या करना है, इसको एक बार दोहरा दीजिए ताकि जो लोग मिस कर गए वो समझ जाएं कैसे भेजना है, किस पे भेजना है जी जी इस कंपटीशन इसमें और क्या उनको मिलेगा। कुछ तो हाँ कुछ जीतने वाला भी कुछ सिस्टम होगा ना कि उनको क्या मिलने वाला है। तो ये सारा आपका जो कंपटीशन है ताकि बच्चों को इंटरेस्ट भी आए और इससे सीख भी लें। मतलब अगर आपके कंपटीशन में नहीं, मैं इसको दोबारा कह रहा हूँ, जो व्यूअर्स देख रहे हैं आप अपने इलाकों में भी कंपटीशन बटरफ्लाई के लिए कर सकते हैं। लेकिन हमारे सामने जी। यहाँ एक स्टडी है मध्य प्रदेश से कि बटरफ्लाई को लेकर क्या उनका एफर्ट है। तो इस कंपटीशन के बारे में डेट्स वगैरह बता दीजिए ताकि अगर कोई पार्टिसिपेट करे तो कैसे करे। जी जी इसमें सर सिर्फ बच्चों को करना है कि अपने एरिया में जाकर बटरफ्लाई का फोटो लेना और छोटा सा वीडियो लेना है। हमने हमारी कंपटीशन में गूगल फॉर्म शेयर किया, उसमें उसको अपलोड कर दे तो उसकी कंपटीशन में सहभागिता हो गई। लेकिन हमारे माध्यम से संदेश है कि हर एरिया में लोग अपने स्तर से और अपनी एरिया की कंडीशन के हिसाब से छोटी छोटी गतिविधियां आयोजित करें, ताकि बच्चे घर पर करके सीखे और वातावरण से अपने आप को प्रकृति से जोड़े। और हमारी प्रतियोगिता 8 अक्टूबर तक चलेगी, जब तक कि नेशनल बटरफ्लाई सिटीजन पोल चलेगा। जब तक बच्चे एंट्रीज उसमें डाल सकते हैं और हम बच्चों को पुरस्कार उसमें प्रदान करेंगे। जी, और ये नेशनल कंपटीशन क्या है इसके बारे में भी जरा सा मुझे बताइए ताकि और लोग भी जान सकें। जी सर, जिस प्रकार सर हमारी शिक्षा नीति इस बार आई है उसमें सारे पब्लिक से ओपिनियन लिया था। इस बार ऐसा ही बटरफ्लाई के बारे में हुआ कि नेशनल बटरफ्लाई अभी तक डिक्लेयर नहीं हुई है, तो जो विशेषज्ञों ने उसमें से 7 बटरफ्लाई को शॉर्ट आउट किया है। उन 7 बटरफ्लाई को पब्लिक पोल के द्वारा पूरे इंडिया से सब लोगों से वोटिंग करवाई जा रही है ऑनलाइन। जिसके ज्यादा वोट मिलेंगे उन 2 से 3 तितलियों को मंत्रालय के सामने रखेंगे और उसको नेशनल बटरफ्लाई डिक्लेयर करेंगे। तो हम लोग इसमें पोल कर सकते हैं। आप किसी भी कैसे हो रहा है ये सर, ये कैसे आयोजित हो रहा है ये वाला जो कंपटीशन इसको सर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय इसको कर रहा है, और आप कहीं भी सर्च करेंगे नेशनल बटरफ्लाई सिटीजन पोल, आपको मिल जाएगा उसका फॉर्म, वहां से आप अपना मत दे सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। 9:38 और हम एकदम अंतिम चरण पर। एक क्लोजिंग नोट सबसे मुझे लेना है, तो मैं डॉक्टर निधि शुक्ला पहले आपसे कहूंगा, उसके बाद शैलेंद्र जी और फिर ओम प्रकाश जी। एक क्लोजिंग नोट बटरफ्लाई पे जो भी आपके मन में आप चाहें दर्शकों से शेयर करना, क्लोजिंग नोट में या एंड नोट में जो आप कहना चाहें। प्रकृति की सबसे सुंदर रचना, इतनी प्यारी धरोहर, इसे नष्ट होने दीजिए। और इसके साथ ही अनजाने में जाने में हम बहुत सारी चीजों को ऐसा कर गुजरते हैं जो एक छोटे से जीव को हानि पहुंचा देती है। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है सभी से कि सुंदर सुंदर फूलों को लगाइए, इन प्रकृति की सुंदर रचना को बचाइए और खासकर रसायनों का, कीटनाशकों का प्रयोग न करें। घर में रहें, सुरक्षित रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। शैलेंद्र जी, आप इसमें कुछ और जोड़ेंगे? तितलियों पे हमने आधे घंटे बात की, कैन यू बिलीव इट? मतलब हम तितलियों पे आधे घंटे से ज्यादा बात कर रहे हैं इनफैक्ट। समय उड़ रहा है। अच्छा, अब समय नहीं है तो मैं सवाल भी लेता। इसमें एक सवाल यहाँ में सिर्फ 4 लाइन कहना चाहूंगा। जी जी शैलेंद्र जी। हाँ, इसके बारे में सिर्फ 4 लाइन कहना चाहूंगा कि नन्ही सी जान हूं, चंद दिनों की जिंदगी है। नन्ही सी जान हूं, चंद दिनों की जिंदगी है। ज्यादा कुछ नहीं कर पाऊंगी, पर जाते जाते अपने पीछे एक भरा पूरा जंगल छोड़ के अपना नाम रोशन जरूर कर जाऊंगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
ओम जी। जी सर, मैं सर सिर्फ ये कहूंगा कि हमारे रिश्ते जो आपस में होते हैं वो तितली की तरह होते हैं। रिश्ते हमेशा तितली जैसे होते हैं, जोर लगाओ तो मर जाएंगे, छोड़ दो तो उड़ जाएंगे, और प्यार से पकड़ो तो अपना रंग दे जाएंगे। जिस प्रकार हम तितली को पकड़ने पर हमारे हाथों में एक रंग और एक थोड़ा सा पाउडरी पदार्थ आता है, बिल्कुल रिश्ते और तितली हम दोनों को संभाल के रखना है। ये मेरा संदेश है कि दोनों को मतलब संभाल के कितना रखें हम। बढ़िया देखिए, आपने सभी लोगों ने मतलब जो रिलेशंस है और तितली है और फूड चेन है, देखिए दर्शकों, अगर जो लोग शुरू से जुड़े हैं आप देखिए इस चीज की अहमियत को समझिए कि फूड चेन में तो तितली है, और तितली हमारी जिंदगी में भी है और हमारी कविताओं में भी है, हमारी कहानियों में भी है। इस पूरे 30-35 मिनट में हमने ये सारी चीजें तितली के बारे में जानी, लेकिन आशा यही करते हैं कि इस 30-40 मिनट को जो आपने स्पेंड किया है, इससे जिसको कहते हैं कि टेकिंग समथिंग बैक होम, तो जरूर हम इससे कुछ सीख लेकर जाएंगे। और अगली बार जब तितली दिखे और कोई बच्चा अगर आपके साथ हो तो उसे जरूर बताइए कि देखो उसे पकड़ना नहीं है। यही शायद सीख जो है मुझे भी मिली है, जी उसको आपको जी पकड़ना नहीं है। हम समझते हैं कि पकड़ने कुछ होगा नहीं, लेकिन शायद इतना सेंसिटिव है तितली का जो पर है कि छूने से ही जो है उसकी आधी जिंदगी वहीं समाप्त हो जाती है। सो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर निधि शुक्ला, मिस्टर शैलेंद्र कसेरा एंड ओम प्रकाश पतिदार जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि समय निकाला और तितली जैसे महत्वपूर्ण एक क्या कहें क्रीचर जिसको कहते हैं उस पर हमने बात की और इतने लोग हमारे साथ जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को धन्यवाद। थैंक यू सर। जी दर्शकों, सो आज सफी एट 9 PM में इतना ही। आशा करते हैं कि बटरफ्लाई पर भी अब आपकी सोच थोड़ी बहुत जाएगी। आप देखें जिस तरह के कार्यक्रम हमारे नॉलेज या ज्ञान और विज्ञान से जुड़े हो रहे हैं, आशा करते हैं आपको अच्छे लग रहे होंगे। इसके साथ ही आपसे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप इस पेज को लाइक करें, फॉलो करें और ज्यादा लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करें। और कुछ घंटों बाद ये शो मैं कोशिश करता हूं कि मेरे यूट्यूब चैनल पर भी ये शो उपलब्ध हो जाए, जिसका लिंक मैं आपको इसी विंडो के साथ जब वहां वो अपलोड होगा तो यहाँ अटैच कर दूंगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। प्लीज शेयर दिस। अगर तितलियों के बारे में आप कंजर्वेशन में इंटरेस्टेड हैं तो और ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आज यहाँ आने के लिए।